अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 देखेंगे। पहले में हमने 30 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे, इसमें भी हम 30 करेंगे और इसके साथ साथ हम जिनको एक्सप्लेन करना होगा उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। 31 जो है हमारा एमसीक्यू, साइकोलॉजी इज़ सेड टू बी अ साइंस बिकॉज साइकोलॉजिस्ट, वो कहता है साइकोलॉजी को साइंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, यूज़ लॉजिक टू डेवलप देयर थ्योरीज, यूज़ केयरफुल एंड कंट्रोल ऑब्जर्वेशंस, can be completely objective in their study of human behavior, have developed techniques to let them understand private thoughts and emotions। ये सब किसी न किसी पहलू से ठीक मानी जा सकती हैं, लेकिन जो इनमें सबसे बेहतरीन है वो ये वाली है, यूज़ केयरफुल एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस। यानी कि यहाँ पर केयरफुली और कंट्रोल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं साइकोलॉजी के अंदर, इसलिए करते हैं या कर सकते हैं, इसलिए इसको साइंस बोला जाता है। तो हम ये सेकंड वाला लगाएंगे जी। उसके बाद है जी, द एकेडमिक टाइटल प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी इज़ गिवन टू जेम्स मैकीन कैटल इन, जेम्स मैकीन कैटल को जो प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी का टाइटल दिया गया था, ये फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी भी कहलाते हैं, इनको प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी का टाइटल दिया गया था, वो दिया गया था 1888 में। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ये कौन थे। जेम्स मैकिन कैटल अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, वाज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी इन यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस के थे, यूनाइटेड स्टेट्स से, याद रखिएगा। टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में प्रोफेसर थे ये। यूएस साइकोलॉजिस्ट हु ओरिएंटेड यूएस साइकोलॉजी टुवर्ड यूज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, इन्होंने इस तरह इनका रुझान था, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को अप्लाई करने पे जोर दिया था, एंड मेंटल टेस्टिंग और टेस्टिंग में भी इनका नाम आता है, एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, बिजनेस, इंडस्ट्री एंड एडवर्टाइजमेंट। इन्होंने जो साइकोलॉजी है इन तमाम फील्ड में यूज़ करने का भी इन्होंने मतलब कि कहा था कि इसमें इनको यूज़ होना चाहिए। तो ये थे जी हमारे जेम्स मैकीन कैटल। तो याद रखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। 33 है जी हमारे पास, इंट्रोस्पेक्शन वाज द मेथड ऑफ, ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड था ये किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या स्कूल ऑफ थॉट के अंदर इसको डिस्कस किया गया था या डेवलप किया गया था, वो था स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर इसको डिस्कस किया गया था। फंक्शनलिज्म जब स्ट्रक्चरलिज्म के बाद मुकाबले में आया तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने कहा कि ये मुनासिब मेथड नहीं है। कंपैरेटिव साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, कंपैरेटिव साइकोलॉजी एक फील्ड ऑफ साइकोलॉजी है, इसमें क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर्स को स्टडी किया जाता है इस साइकोलॉजी के अंदर, कंपैरेटिव साइकोलॉजी के अंदर, याद रखिएगा। उसके बाद है 35, द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो किन एस्पेक्ट्स को लेकर बेस करती है, किन चीज़ों पर बेस करती है, ड्यूअलिज्म, मटेरियलिज्म या बिहेवियरिज्म, फिलॉसफी, फिजियोलॉजी एंड साइकोफिजिक्स, द बाईस्टैंडर इफेक्ट, मिलग्राम्स एक्सपेरिमेंट या कॉमन सेंस, या नन ऑफ दीज। यहाँ जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, फिलॉसफी, फिजियोलॉजी और साइकोफिजिक्स को लेकर जो मॉडर्न साइकोलॉजी की बुनियाद है इन तीनों पर है। मॉडर्न साइकोलॉजी इन तीनों की बेस पर है, यानी मॉडर्न साइकोलॉजी है उसमें ये तीनों चीज़ें बुनियादी किरदार अपना रोल प्ले करती हैं। उसके बाद है जी डैश रिप्रेजेंट द 3 लेवल्स ऑफ पीपल, 3 लेवल्स ऑफ पीपल किसने दिए थे, वो पैथागोरस ने दिए थे। पैथागोरस ने बताया था कि 3 तरह के लोग होते हैं बेसिकली, ये भी हम देखते हैं। पहले ये ऊपर वाली कुछ टर्म्स हैं जो हमारे लिए नहीं हैं, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ड्यूअलिज्म, जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर। ड्यूअलिज्म है इज़ द आइडिया और थ्योरी दैट समथिंग इज़ स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। ये आइडिया ड्यूअलिज्म ये था कि दुनिया में कोई भी चीज़ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि उसके 2 पहलू होते हैं। दीज पार्ट्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होते हैं। थिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड अप इनटू एनी अदर वे, वो कहता है किसी और तरह से चीज़ों को डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो 2 ही पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, इसको ड्यूअलिज्म बोला जाता है, याद रखिएगा। द आइडिया ऑफ ए थ्योरी दैट समथिंग कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू एनी पार्ट्स इज कॉल्ड मोनिज्म। यहाँ पर एक और टर्म हमारे सामने आती है मोनिज्म, वो अगर किसी चीज़ को किसी भी पार्ट में डिवाइड ना किया जा सके तो उसको मोनिज्म बोलेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द माइंड बॉडी प्रॉब्लम, ड्यूअलिज्म इज़ द पोजीशन दैट द माइंड एंड द बॉडी कंस्टिट्यूट 2 सेपरेट रियलिज्म एंड सब्सटेंसेस। वो कहता है कि अगर माइंड और बॉडी की तरफ आ जाएंगे तो इसमें ड्यूअलिज्म इस तरह से होगा कि माइंड और बॉडी 2 अलग अलग चीज़ें सेपरेटली एग्जिस्ट करती हैं। इसकी अगर एग्जांपल देखें
सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एग्जांपल है। उसके बाद सेंस एंड थिंक, यानी कि हम जो सेंस करते हैं उसके बाद थिंक होती है। एग्जांपल्स ऑफ मेटाफिजिकल ड्यूअलिज्म, मेटाफिजिकल यानी कि गॉड एंड द वर्ल्ड। उसके बाद मैटर एंड स्पिरिट, बॉडी एंड माइंड। उसके बाद गुड एंड इवल। ये मतलब कि ड्यूअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो दुनिया में कोई भी चीज़ को कहते हैं देख लें, उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वो दो पार्ट्स उससे बिलोंग करते होंगे। द मॉडर्न प्रॉब्लम ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ माइंड टू बॉडी स्टेम फ्रॉम द थॉट ऑफ 17th सेंचुरी फ्रेंच फिलोसफर। इसका जो ताने बाने जुड़ते हैं ड्यूअलिज्म के, वो जुड़ते हैं जी रेने डिस्कार्ट से, याद रखिएगा 17th सेंचुरी में जाके। हु गेव ड्यूअलिज्म इट्स क्लासिकल फार्मूलेशन, जिन्होंने इसकी क्लासिकल फार्मूलेशन दी थी। उसके बाद हमारे पास है जी मटेरियलिज्म, एक और हमारे पास टर्म है यहाँ पर मटेरियलिज्म, इसको भी देख लेते हैं। इज़ द फिलासफी दैट एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ मैटर आर द आइडिया दैट गुड्स एंड वेल्थ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यानी वो कहता है कि जो दुनिया में कोई भी चीज़ है ना, वो मटेरियल के आसपास घूमती नजर आएगी। आप कोई भी चीज़ उठा कर देख लें, उसके पीछे आपको मटेरियल मैटर नजर आएगा। एन एग्जांपल ऑफ मटेरियलिज्म इज एक्सप्लेनिंग लव इन टर्म्स ऑफ मटेरियल थिंग्स। लव को भी आप मटेरियल थिंग्स में ढूंढ सकते हैं, यानी कि कोई चीज़ वजह बन सकती है लव की। एन एग्जांपल ऑफ मटेरियलिज्म इज़ वैल्यूइंग अ न्यू कार ओवर फ्रेंडशिप, यानी कि न्यू कार को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है फ्रेंडशिप की। फ्रेंडशिप को छोड़ के आप अगर फ़र्ज़ करें दो चीज़ें हैं, वो कहता है मटेरियलिज्म इस तरह से कहता है कि अगर आपके सामने एक फ्रेंडशिप है दूसरी कार है, तो आप कार को वैल्यू दोगे, फ्रेंडशिप को वैल्यू नहीं दोगे, क्योंकि वो मटेरियल। इसीलिए तो ये भी कहते हैं लोग कि ये दुनिया मटेरियलिस्टिक है। Materialism is the philosophical belief that the world is made of material and there are no other types of entity। वो कहते हैं कि मटेरियल ही है, आपको किसी न किसी वजह से नज़र आएगा, कोई और चीज़ नज़र नहीं आएगी। हर चीज़ मटेरियल से बनी, एवरीथिंग इज़ कम्पोज्ड ऑफ मटेरियल, थिंग्स आर नॉट मेड ऑफ मटेरियल। कहते हैं वो चीज़ें जो मटेरियल से नहीं बनी हैं, जैसा कि सच एज कॉन्शियसनेस मटेरियल से नहीं बना, आर द रिजल्ट ऑफ एक्शंस बाय मटेरियल। जैसे मैंने ऊपर भी बता दिया कि इसमें मटेरियलिज्म में ये होता है कि हर चीज़ के पीछे आपको मटेरियल नज़र आएगा, मटेरियलिज्म नज़र आएगा। कॉन्शियसनेस वो कहता है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मटेरियलिस्टिक रीज़न होती है। इन अदर वर्ड्स मैटर इज़ द ओनली रियल सब्सटेंस, मैटर को ही रियल सब्सटेंस बोला गया है दुनिया के अंदर। मटेरियलिज्म ये है। उसके बाद है जी साइकोफिजिक्स, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल इवेंट्स एंड फिजिकल इवेंट्स। अब हमारे जो साइकोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं उनको रिलेट करना फिजिकल इवेंट्स के साथ, इसको साइकोफिजिक्स बोलेंगे। मोर स्पेसिफिकली अगर ख़ास तौर पर देखा जाए बिटवीन सेंसेशन एंड द स्टिमुलाई दैट प्रोड्यूस दैम। अगर हमने सेंसेशन को देखना है तो फिर हम देखेंगे कि ये सेंसेशन किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, किसी वजह से हो रही है, कोई स्टिमुलाई होगा उसका। उसके बाद है जी बाईस्टैंडर्ड इफेक्ट। बाईस्टैंडर्ड इफेक्ट क्या है? बाईस्टैंडर्ड इसको बाईस्टैंडर्ड एपैथी भी बोला जाता है। इज़ अ सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी, ये सोशल साइकोलॉजी का बेसिकली टॉपिक है। दैट स्टेट्स दैट इंडिविजुअल्स आर लेस लाइकली टू ऑफर हेल्प टू विक्टिम व्हेन देयर आर अदर पीपल प्रेजेंट। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि अगर वो कहते हैं कि किसी के साथ कोई ज़्यादती कर रहा है या कोई किसी के साथ मारपीट कर रहा है, फ़र्ज़ करें सोशल गैदरिंग के अंदर या बाज़ार में या सड़क पर कोई किसी के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो आसपास जो लोग खड़े हैं वो हेल्प नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करते? मतलब मतलब कि बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में अगर किसी के साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है तो कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा। इसको बाईस्टैंडर्ड इफ़ेक्ट बोला जाता है। इस पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। अगर आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ना हो तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम है ये वाला बाईस्टैंडर्ड इफेक्ट। और किसने किया था एक्सपेरिमेंट? 1964 में ये टर्म सामने आई थी। साइकोलॉजिस्ट जॉन डार्ली और बिब लैटिनी ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। याद रखिएगा, इन दोनों का नाम इसमें आता है बाईस्टैंडर्ड इफेक्ट। यानी कि दूसरे लोगों की मौजूदगी में कोई हेल्प नहीं करता। वो कोई भी वजह हो सकती है, वो ये वजह हो सकती है कि कोई और कर देगा, या वो ये वजह हो सकती है कि यार मैं करूँगा तो सारा मुद्दा मेरे पे ना आ जाए, मेरे पे ना इल्ज़ाम आ जाए। इसकी आप एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी कि बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में किसी का हेल्प ना करना बाईस्टैंडर्ड इफेक्ट होता है। उसके बाद मिलग्राम एक्सपेरिमेंट, ये भी है एक्सपेरिमेंट। सजेस्ट दैट ह्यूमन बीइंग्स आर सस्केप्टिबल टू ओबेइंग अथॉरिटी। मिलग्राम एक्सपेरिमेंट ये भी सोशल साइकोलॉजी का टॉपिक है। इसमें ये देखा जाता है कि जो है लोग ओबे करते हैं, यानी कि कहना मानते हैं किसका? अथॉरिटी का कहना मानते हैं। बट इट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ओबीडियंस इज़ नॉट इनविटेबल। कहते हैं कि अथॉरिटी का कहना मानते हैं लेकिन ये लाजमी भी नहीं है। ये
ऐसा बिल्कुल कतई ये भी मुमकिन नहीं है कि हर मतलब कि लाजमी ऐसा होगा कि ओबे करेंगे अथॉरिटी को लोग, हो सकता ना भी करें कुछ लोग। मिलग्राम स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट इन 1961, इसने 1961 में किया था। शॉर्टली आफ्टर द ट्रायल ऑफ द वर्ल्ड वार टू क्रिमिनल अडोल्फ एक्टमैन हैड बिगन। 1961 में किया था, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद, याद रखिएगा। जो बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट है वो है बहुत से लोगों की मौजूदगी में किसी का हेल्प ना करना, और ये जो है अथॉरिटी को ओबे करना। पैथागोरस ने जो बताया था 3 लेवल्स ऑफ पीपल, वो कौन से? आर्ग्यू दैट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैन, 3 तरह के लोग होते हैं। जस्ट एज देयर आर 3 क्लासेस ऑफ स्ट्रेंजर्स हु कम टू ओलंपिक गेम्स। जिस तरह से इसने इसको रिलेट किया था कि जिस तरह से ओलंपिक गेम्स में 3 तरह के लोग आते हैं। कौन से? जो लोएस्ट इसकी कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ दोज हु कम टू बाई एंड सेल, जो ख़रीदने या बेचने आते हैं, सबसे लो कैटेगरी। उसके बाद नेक्स्ट जो है आर दोज हु कम टू कम्पीट, जो कम्पीट करने के लिए आते हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। और जो बेस्ट ऑफ आर दोज हु सिंपली कम टू लुक ऑन, और जो कहते हैं इन सब में बेस्ट है वो लोग हैं जो सिर्फ देखने आते हैं, यानी कि देखने वाला ऑब्ज़र्व करता है चीज़ों को। जब ऑब्ज़र्व करता है तो बहुत सारी चीज़ें वो सीख भी लेता है। मे भी इसके पीछे ये वजह हो, ये मेरी अपनी इख्तरा है, मेरी अपना ये है पॉइंट ऑफ व्यू। द 37 है जी, द टर्म कॉग्निशन रेफर्स टू प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, थिंकिंग एंड रीजनिंग। जहाँ पर कॉग्निशन की बात आएगी, याद रखिएगा वहाँ पर थिंकिंग, रीजनिंग, फीलिंग, परसीविंग चीज़ें आएंगी, याद रखिएगा। तो इसका भी सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, डैश इंट्रोड्यूस्ड इन 1890s, यानी कि 1890s में इनमें से कौन सा स्कूल ऑफ थॉट इंट्रोड्यूस हुआ था? स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस, ऑल ऑफ दीज, ये वाला आएगा जी, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं ये 1890s में ही डेवलप किए गए थे, इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। कोई इनकी एग्जैक्ट डेट नहीं है, तो 1890s ही बोलेंगे इसको। उसके बाद है जी बिहेवियरिज्म इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन, जो बिहेवियरिज्म है ये 1913 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, डेवलप किया गया था बिहेवियरिज्म। उसके बाद गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1910s में, यानी कि जो 1910 की दहाई है उसके अंदर इसको डेवलप किया गया था। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन, जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है ये 1950s में इसको डेवलप किया गया था। द कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन, इसको भी 1950s में डेवलप किया गया था। कॉग्निटिव साइकोलॉजी और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी दोनों को 1950s में डेवलप किया गया था। एक जगह पे 1940 कॉग्निटिव साइकोलॉजी इसका 1956 था। तो ये मैंने 50s इसलिए लिख दिया कि कुछ जगह पर इनमें कंट्राडिक्शन आ रही थी, तो मैंने इसको 50s ही लिख दिया। अगर कहीं पर 50s वगैरह ना आए, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का 94 आ जाए तो आप 94 लगा सकते हैं, इसका 1954 लगा सकते हैं, इसका 1956 लगा सकते हैं। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न डे साइकोलॉजी एंड फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट वाज विलियम वुंट। जो मॉडर्न साइकोलॉजी के जो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट कहलाए जाते हैं, फाउंडर वो थे हमारे पास विलियम वुंट थे जो फाउंडर थे। अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस द गोल ऑफ लाइफ वाज द सर्च ऑफ मिशन, सर्च ऑफ ट्रूथ, सर्च ऑफ रीज़न, सर्च ऑफ डेस्टिनी। सर्च ऑफ ट्रूथ था जी सोक्रेटिस के मुताबिक, जो गोल ऑफ लाइफ था हमें जो सर्च ऑफ ट्रूथ है, सच की तलाश करनी होती है, तो गोल ऑफ लाइफ ये है। यहाँ पर ऊपर कुछ हैं जी हमारे पास साइकोलॉजिस्ट, फेचनर है, वेबर है और हेल्महोल्ट्ज़ है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फेचनर वाज अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट born in 1801 and which applies a scientific method to the research of behavior and mind। इन्होंने साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया था किसमें? रिसर्च में, बिहेवियर और माइंड की। ये इस्टेब्लिश्ड अ न्यू ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कॉल्ड साइकोफिजिक्स। अगर फेचनर कहीं पर आए तो वो साइकोफिजिक्स के फाउंडर हैं, याद रखिएगा। उन्होंने एक नई इस्टेब्लिश की थी ब्रांच, जिसको साइकोफिजिक्स बोला जाता है। जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, 1801 में ये पैदा हुए थे, याद रखिएगा। साइकोफिजिक्स गस्टव फेचनर, इनके सर ये का सहरा जाता है। उसके बाद हेल्महोल्ट्ज़, ये हमने पहले भी पिछले जो हमने पार्ट किया उसमें भी इसको देखा था। मेडिसिन और फिज़िक्स में एक्सपर्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। इसके साथ साथ इन्होंने एयर और आइज़ और एयर पर भी काम किया था। नर्वस सिस्टम पर भी इनका काम है, याद रखिएगा। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, द स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी और क्या करता है? यूज इंट्रोस्पेक्शन टू एनालाइज कॉन्शियस एक्सपीरियंस, relied heavily on the concept of the natural selection,
was concerned with the experiences as wholes, used dream analysis to reveal the unconscious। चूँकि स्ट्रक्चरलिज्म की बात आई है तो इंट्रोस्पेक्शन जहाँ पर होगा वहीं पर स्ट्रक्चरलिज्म भी होगा, तो ये फर्स्ट इसका जो है और करेक्ट ऑप्शन है। द पीरियड ऑफ अर्ली मिडल एजेस रेफर्ड एज द डार्क एजेस। तो मिडल एजेस का अर्ली मिडल एजेस हैं उनको डार्क एजेस बोला जाता था। डार्क एजेस क्यों बोला जाता था ये देख लेते हैं। द मिडल एजेस आर ऑफन सैड टू बी डार्क बिकॉज द सपोज्ड लैक ऑफ साइंटिफिक एंड कल्चरल एडवांसमेंट। यहाँ पर साइंटिफिक और कल्चरल एडवांसमेंट नहीं थी, ये लैक कर रही थी, इसलिए इनको डार्क एजेस भी बोला जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्यूडलिज्म वाज द डोमिनेंट पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पर जागीरदाराना निज़ाम था इस वक्त साइंस और सकाफत तरक्की नहीं कर रही थी इसको, इसलिए इसको डार्क एजेस बोला जाता है। IQ टेस्ट वर फर्स्ट डेवलप्ड इन 1904 में पहला जो IQ टेस्ट है वो डेवलप किया गया था, और ये किसने डेवलप किया था हम आगे देखते हैं, एक दफ़ा रुक इसको पढ़ लेते हैं। विलियम जेम्स रोट प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड फाउंडेड। विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल साइकोलॉजी बुक लिखी थी और इन्होंने फंक्शनलिज्म को डेवलप किया था। अब देखते हैं जी, पहला फंक्शनलिज्म को डेवलप किया था विलियम जेम्स ने, और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन्होंने बुक लिखी थी, याद रखिएगा। फर्स्ट IQ टेस्ट 1904 में। अब देख लेते हैं जी, फर्स्ट मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट इज IQ हिस्ट्री वाज डेवलप्ड इन 1904। किसने डेवलप किया था? अल्फ्रेड बिने। इंटेलिजेंस पर जितना भी काम आपको मेन काम मिलेगा, वो मेजर काम मिलेगा, वो अल्फ्रेड बिने का मिलेगा, याद रखिएगा। अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने मिलकर ये डेवलप किया था। द फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आस्क्ड द रिसर्चर्स। फ्रेंच थे ये दोनों, तो फ्रेंच मिनिस्ट्री ने इनको बोला था कि ये बना के दें हमें, तो फिर उन्होंने ये बनाया था। विलियम जेम्स और विलियम वुंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन 1880s जेम्स वाज हायर्ड टू राइट अ बुक ऑन द इमर्जिंग फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। 1880 में इनको हायर किया गया था एक बुक लिखने के लिए। ही टुक 10 ईयर्स, इन्होंने 10 साल लगाकर वो बुक लिखी जिसको प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी का नाम दिया गया, और ये लिखी गई है 1819 में, याद रखिएगा। 10 सालों में ये बुक लिखी गई थी। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कहा जाता है कि इनको हायर किया गया था। विलियम जेम्स रोट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, द विल टू बिलीव एंड अदर एसेज इन पॉपुलर साइकोलॉजी। जो प्रिंसिपल साइकोलॉजी 1890 में, इसके बाद जो पॉपुलर फिलोसफी वाली बुक इन्होंने लिखी 1897 में। द वेराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस ये 1902 में लिखी है। उसके बाद प्रैग्मेटिज्म अ न्यू नेम फॉर ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग ये 1907 में लिखी है। यहाँ पर भी 5-6 MCQs बनने हैं। ये बुक दे के पूछा जा सकता है किसने लिखी है, या ये पूछा जा सकता है ये इनकी कौन कौन सी बुक्स हैं और कब कब लिखी गई हैं, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है विलियम वुंट 1874। विलियम वुंट ने भी एक बुक लिखी थी, तो याद रखिएगा 1874 में लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी लिखा था, विलियम वुंट ने प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। एक्सपेंडेड ऑन 1874 में विंट एक्सेप्टेड द पोजीशन ऑफ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी। 1875 में इनको प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी बोल दिया गया था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग। वुंट क्रिएटेड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल रिसर्च जर्नल फिलोसफिकल स्टडीज़ इन 1881। फिलोसफिकल जर्नल इन्होंने फर्स्ट क्रिएट किया था, कब? 1881 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, फर्स्ट साइकोलॉजिकल क्लिनिक एस्टेब्लिश्ड इन 1896, 1886 या 1876। 1896 में जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल क्लिनिक था वो डेवलप किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किसने किया था? लाइटनर विटमर फाउंडेड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल क्लिनिक इन द वर्ल्ड इन 1896 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इन्होंने 1896 में डेवलप किया था। इन 1907 ही गेव क्लिनिकल साइकोलॉजी इट्स नेम एंड बिगेन पब्लिकेशन। इन्होंने इसको क्लिनिकल साइकोलॉजी का नाम दे दिया था एंड बिगेन पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट स्कॉलरी जर्नल इन द फील्ड द साइकोलॉजिकल क्लिनिक। यानी याद रखिएगा, जहाँ पर लाइटनर विटमर की बात आएगी, फर्स्ट साइकोलॉजिकल क्लिनिक और क्लिनिकल साइकोलॉजी इन्होंने ही नाम दिया था। उसके बाद जो साइकोलॉजिकल क्लिनिक एक जर्नल था वो भी इन्होंने ही जारी किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, ब्रेन मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन हंगर एंड थर्स्ट वुड मोस्ट लाइकली बी स्टडीड बाय पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट। यानी कि ब्रेन मैकेनिज्म को कौन पढ़ सकता है? ये पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट, सेंसरी साइकोलॉजिस्ट, लर्निंग साइकोलॉजिस्ट है, बायो साइकोलॉजिस्ट। तो ये बायो साइकोलॉजिस्ट है जो ब्रेन को स्टडी कर सकता है।
उसके बाद है मैस्लो proposed a need to develop one's potential and be the best one can be, which he called, यानी कि मैस्लो की जो थ्योरी थी उन्होंने बोला था कि एक किसी के जो इंडिविजुअल होगा उसके पोटेंशियल को देखा जाता है और उसको इस काबिल बनाया जाता है कि वो अपना आप जो उसका बेस्ट है वो निकाल सके और वो बन सके। तो इसको उसने क्या बोला था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोला था, इसने इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नाम दिया था, याद रखिएगा। 53 व्हाट वाज द फोकस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म का फोकस क्या है। स्ट्रक्चरलिज्म इस तरह के इसके एलिमेंट्स के पे बात की गई थी, माइंड के मेंटल एलिमेंट्स, यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माइंड के एलिमेंट्स की बात की गई थी स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। द काइंड ऑफ थेरेपी डेवलप्ड बाय फ्राइड, फ्राइड ने कौन सी थेरेपी डेवलप की थी, वो की थी इन्होंने साइको एनालिटिक थेरेपी। जहाँ पर फ्राइड की बात होगी साइको एनालिसिस की बात आएगी, साइको एनालिटिक थेरेपी की बात आएगी, अनकॉन्शियस की बात आएगी, याद रखिएगा। उसके बाद ये जो कुछ थेरेपीज़ हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं तो किसने कौन कौन सी दी थी। फ्रेडरिक इसको फ्रिट्स भी बोलते हैं। पर्ल्स अ जर्मन बॉर्न साइकाइट्रिस्ट फाउंडेड गेस्टाल्ट थेरेपी, गेस्टाल्ट थेरेपी के फाउंडर की अगर बात की जाएगी तो वो फ्रेडरिक हो सकता है या फ्रिट्स हो सकता है, याद रखिएगा। पर्ल्स भी हो सकता है। इन 1940 में डेवलप की गई थी विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ इन्होंने की थी जिसका नाम था लॉरा। पर्ल्स वाज ट्रेंड इन ट्रेडिशनल साइको एनालिसिस, ये साइको एनालिसिस बेसिकली उससे इनका ताल्लुक था, बट हिज डिससेटिस्फेक्शन विद सर्टेन फ्रॉडियन थ्योरीज, फ्राइड की कुछ थ्योरीज और मेथड वगैरह से ये एग्री नहीं करते थे, इसलिए इन्होंने अपनी एक अलहदा से थेरेपी बना दी जिसको इन्होंने गेस्टाल्ट थेरेपी का नाम दिया। उसके बाद है साइको एनालिटिक थेरेपी इज़ अ फॉर्म ऑफ टॉक थेरेपी, ये सिगमंड फ्राइड ने बनाई थी। ये टॉक थेरेपी होती है द अप्रोच टू एक्सप्लोर हाउ द अनकॉन्शियस माइंड इन्फ्लुएंसेस योर थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। इसमें अनकॉन्शियस जो थॉट्स वगैरह होती हैं उनको एक्सप्लोर करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, याद रखिएगा। The first use of the term behavior modification appears to have been Edward Thorndike in 1911। 1911 में जो यहाँ पर चूँकि बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे भी बात की गई है तो ये एडवर्ड थॉर्नडाइक से इसको रिलेट किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है। 1911 में इन्होंने यूज़ किया था। उसके बाद स्टिमुलस रिस्पांस थेरेपी, इसमें यह है कि एक स्टिमुलस दिया जाता है फिर उसका रिस्पांस देखा जाता है, इसको स्टिमुलस रिस्पांस थेरेपी कहा जाएगा। आगे आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज मोस्ट लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के साथ कौन सा आइडिया इनमें ज़्यादा एसोसिएट होता है। सेल्फ कंसेप्ट, कल्चरल रिलेटिविज्म, 5 फिनोमेना या एग्रेशन। तो सेल्फ कंसेप्ट की बात की गई थी, सेल्फ की बात की गई थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की गई, तो यही ज़्यादा करीब है ह्यूमनिज़म के, तो यही आएगा। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं कल्चरल रिलेटिविज्म और 5 फिनोमेना, इसको भी देखते हैं हम। पहले ये पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू फुली अंडरस्टैंड पीपल इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बिलीव्स एंड वैल्यूज़ ऑफ देयर कल्चर अकॉर्डिंग टू, वो कहते हैं किसी को आपने समझना है तो आप क्या करोगे, अंडरस्टैंड द बिलीव्स एंड वैल्यूज़ ऑफ द कल्चर ऑफ देयर कल्चर, उनके वैल्यूज़ और बिलीव्स कल्चर के बिलीव्स और वैल्यूज़ को देखोगे फिर आप उसको सही समझ सकते हो। ये किसका कहना था, ये था सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को फोकस किया जाता है कि अगर आप किसी को स्टडी करना है या किसी को समझना है तो आप उसके कल्चर को भी देखोगे। अब कुछ टर्म्स हैं जो इनको देख लेते हैं। पहली टर्म है हमारे पास 5 फिनोमेना। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का पार्ट है, याद रखिएगा। इन 1912 वर्दाइमर ने दिया था ये वाला फिनोमेना, डिस्कवर द 5 फिनोमेना एंड ऑप्टिकल इल्यूजन इन विच स्टेशनरी ऑब्जेक्ट शोन इन रैपिड सक्सेशन। वो कहता है कि ये वो वाला फिनोमेना है जिसमें ना अगर कोई चीज़ हमें सर्कल में हो या किसी सीक्वेंस में हो तो हम उसको एक क्या करते हैं, शोन इन रैपिड सक्सेशन, हम उसको रैपिडली सक्सेस होते हुए देख रहे होते हैं। ट्रांसेंडिंग द थ्रेशोल्ड एट विच दे कैन बी प्रिसीव्ड सेपरेटली अपेयर टू मूव, कि वो ना उसको अलग-अलग सेपरेट नहीं किया जा सकता, हालांकि वो अलग-अलग होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये वाली हमारे पास एक ये वाला सीक्वेंस है, एक सर्कल बन रहा है। अब इसमें सर्कल कैसे बन रहा होता है, पिछले वाली जलती है यानी सॉरी पिछले वाली बुझ जाती है, अगले वाली जलती है, पिछले वाली बुझती है, अगले वाली जलती है। हमें लग रहा होता है कि ये घूम रही है, ऐसा नहीं होता। इसी तरह हमारे घरों में जो लाइट्स वगैरह होती हैं किसी भी फंक्शन पर, तो वो एक जल रही होती है दूसरी बुझ रही होती है, एक जल रही होती है दूसरी बुझ रही होती है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो घूम रही है या वो चल रही है, हालांकि वो ऐसा नहीं होता। ये हमारा एक इल्यूजन होता है जिसको 5 फिनोमेना बोला जाता है।
कि हम इसको परसीव कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स शोन इन रैपिड सक्सेशन, यानी कि उसको चलते हुए हम परसीव कर लेते हैं और हम उसको मतलब अलग-अलग परसीव नहीं कर पाते। इसको 5 फिनोमेना बोला गया था, 1912 में ये वर्धाइमर ने दिया था, याद रखिए। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का ये पार्ट है। कल्चरल रिलेटिविज्म इज द आइडिया दैट अ पर्सन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरस्टूड बेस्ड ऑन द पर्सन ऑन कल्चर, यानी वो कहता है कि कल्चरल रिलेटिविज्म अगर आपने किसी को समझना, जैसे मैंने पिछले भी बात की थी, तो उसको कल्चर को देखते हुए समझेंगे। उन्होंने ये भी बात की थी कि ये नहीं हो सकता आप किसी और कल्चर को, एक कल्चर को किसी और कल्चर की वैल्यूज़ और नॉर्म्स से देखते हुए उसको जज करें। तो आप अगर किसी को जज करना है तो उसका कल्चर देख के ही जज करेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद न्यूरो साइंस पर्सपेक्टिव भी है, पीछे दिया गया ये वाला नीचे, तो इसको भी देख लेते हैं। न्यूरो साइंस बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज अबाउट द वे अ पर्सन इज इंस्टेड ऑफ बिलीविंग दैट एक्सटर्नल फैक्टर्स हेल्प टू शेप एन इंडिविजुअल, दिस पर्सपेक्टिव इंस्टेड बिलीव्स दैट द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आर फार मोर इम्पोर्टेंट टू देयर एक्शंस। जो न्यूरो साइंस पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है कि आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं देखोगे, आप उसके इंटरनल फैक्टर्स को देखोगे, उसके ब्रेन को, उसको माइंड को देखोगे। उस वजह से मतलब वो वाली चीज़ें उसकी बिहेवियर पर किस तरह से असरअंदाज हो रही हैं, इसकी पर्सनैलिटी पर किस तरह असरअंदाज हो रही होती हैं, ये न्यूरो साइंस या बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहलाता है। यानी कि यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं स्टडी किया जाता। हु वाज स्ट्रक्चरलिस्ट, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चरलिस्ट है? ये बिहेवियरिस्ट है, ये भी बिहेवियरिस्ट है। विलियम वुंट जो है स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, और विलियम जेम्स थे फंक्शनलिस्ट, यानी कि इन्होंने फंक्शनलिज्म दिया था, इन दोनों ने बिहेवियरिज्म पे काम किया था। ये वाले हैं स्ट्रक्चरलिस्ट, विलियम वुंट। इसको किस तरह से आप याद रख सकते हैं? ये विलियम, दोनों का नाम विलियम से शुरू होता है, विलियम ही है स्टार्ट में, दूसरे एक का वुंट है, एक का जेम्स है। तो जो विलियम वुंट है वो पहले के साथ आएगा। पहले कौन सा? स्ट्रक्चरलिस्ट। ये विलियम वुंट, डब्ल्यू जो है जेम्स के बाद में आता है, यानी कि एबीसी में अगर हम देखें जे पहले आता है, डब्ल्यू बाद में आता है। तो आपने इसको इस तरह से एसोसिएट करना है कि स्ट्रक्चरलिस्ट जो पहला स्कूल ऑफ थॉट है उसके साथ आएगा बाद वाला, यानी कि जो एबीसी में बाद में आता है डब्ल्यू, उसके पहले के साथ बाद वाला आएगा और बाद वाले के साथ पहले वाला आएगा। जे पहले आता है एबीसी में डब्ल्यू से, तो हम कह देंगे जो बाद वाला है उसके साथ पहले वाला आएगा, यानी कि फंक्शनलिज्म के साथ जे वाला आएगा, और स्ट्रक्चरलिस्ट के साथ बाद वाला यानी कि डब्ल्यू वाला वुंट आएगा। तो मैंने तो इस तरह से याद रखा है, इसको एसोसिएट किया हुआ, मैं कभी भूला ही नहीं हूँ। पहले मैं भूल जाता था जब मैंने इसको एसोसिएट नहीं किया हुआ था। According to Freud, two innate motives are at the root of psychological problems are sex and फ्रॉइड के मुताबिक किसी भी बिहेवियर को या प्रॉब्लम्स कैसे पैदा होती हैं, वो कहता है वो मोटिव्स कौन से होते हैं बेसिकली, दो इनेट मोटिव्स बोला है इसको, किसको? एक सेक्स को और दूसरा अग्रेशन को, याद रखिएगा। वो कहता है कि दो तरह से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, एक सेक्स की वजह से, एक अग्रेशन की वजह से। हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज, इनमें क्या है, इनमें मतलब ये जो काम किए गए हैं इनमें कौन कौन सा काम इन्होंने किया है? इन्वेस्टिगेटेड द स्पीड ऑफ न्यूरल इम्पल्सेस, सजेस्टेड दैट थॉट एंड मूवमेंट डू नॉट अकर इंस्टेंटेनियसली एज प्रीवियसली बिलीव्ड। वो कहता है कि थॉट और मूवमेंट एक ही टाइम पे नहीं हो रही होती, पहले थॉट आएगी, थॉट अकर फर्स्ट, पहले थॉट आएगी फिर उसके बाद मूवमेंट होएगी, ये उन्होंने बोला था हेल्महोल्ट्ज ने, याद रखिएगा। मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू सेंसरी साइकोलॉजी स्पेशली ऑडिशन एंड विजन, मेड सिग्निफिकेंट, इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था किसमें? सेंसरी साइकोलॉजी में, स्पेशली ऑडिशन में एंड विजन में, यानी कि ऑडिटरी और विजन में इन्होंने काम किया था। ये तीनों काम इन्हीं के हैं, तो हम ऑल ऑफ अबव लगाएंगे, याद रखिएगा। एक तो उन्होंने न्यूरल इम्पल्सिस में किया था काम, दूसरा इन्होंने बताया था कि थॉट पहले आती है, मूवमेंट बाद में, और उसके बाद ऑडिशन और विजन पर भी इन्होंने काम किया था हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज ने, याद रखिएगा। द होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसने बोला था? होल इज़ द ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट, ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन लाइन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी होगा। तो ये थी जी हमारी सेकंड पार्ट, इसमें भी हमने 30 MCQs की और 30 के साथ हमने बहुत सारे दूसरे भी कर लिए हैं अलग से। तो आई होप कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपको हिस्ट्री जानने में आसानी होगी इसको देखकर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई ना कोई कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कोई और वीडियो देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो वो अच्छा कमेंट कर दीजिए, अगर आपको सही नहीं लगा या कोई कमी लगी है तो वो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर MCQs या किसी और तरह की वीडियो बननी चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।